नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित एवं त्रिलोचन जी द्वारा रचित पद्य पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पर आधारित है। इस वीडियो में हम कवि परिचय, कविता का सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि त्रिलोचन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी में सन 1917 में हुआ था। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। इनके लेखन के क्षेत्र गद्य एवं पद्य दोनों रहे हैं। इनका निधन 9 दिसंबर सन 2007 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य में गुलाब और बुलबुल, धरती, दिगंत, शब्द, जीने की कला आदि। गद्य में देश काल, रोजनामचा, मुक्ति बोध की कविताएं आदि। अब बात करते हैं इन्हें प्राप्त पुरस्कारों एवं सम्मान की। साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शलाका सम्मान भी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साहित्यिक विशेषताएं। त्रिलोचन जी बहुभाषा विज्ञान शास्त्री रहे हैं। रागात्मक संयम और आत्मानुशासन के कारण भी इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया है। ये जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त तथा ठेठ गांव की जमीन से जुड़ी हुई है। ये बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नए आयाम देते हैं। हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। देखते हैं कविता का सार। पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन जी द्वारा रचित एवं धरती नामक कविता संग्रह में संकलित है। सुंदर नामक ग्वाले की बेटी चंपा उन निरक्षर लड़कियों की प्रतीक है जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। लेखक को पढ़ते देख उसे काले अक्षरों में छिपे स्वरों पर आश्चर्य होता है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोध को उजागर करने के साथ साथ दारुण यथार्थ से भी हमें परिचित कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। चंचल नटखट चंपा अक्सर कवि के साथ शरारत करते हुए कभी उसकी कलम चुरा लेती है तो कभी कागज गायब कर देती है। कवि चंपा को गांधी बाबा की इच्छा बताकर पढ़ने लिखने के लिए कहते हैं, परंतु वह कवि की बातों को झूठा बताते हुए इनकार कर देती है। तब कवि उसे शादी, गौने और पति के संदेश को पढ़ने लिखने में असमर्थता की बात कहकर समझाने का प्रयास करते हैं। तब वह कहती है कि आग लगे कलकत्ता को, वह अपने पति को कलकत्ता जाने ही नहीं देगी। कलकत्ता महानगरीय संस्कृति का प्रतीक है। कलकत्ते पर बिजली गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? उत्तर। चंपा नहीं चाहती कि उसकी शादी के बाद उसका पति धन कमाने के लिए कलकत्ता जाए। उसके अनुसार कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला तथा शोषण का प्रतीक है। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। वह अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती, अतः वह कलकत्ता के विनाश की कामना करती है। प्रश्न 2। चंपा को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? उत्तर। चंपा को लगता है कि पढ़ लिखकर मनुष्य अपने घर को छोड़कर कमाने बाहर चला जाता है। इस कारण वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती। गांधी जी का ग्रामीण जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव है।
चंपा के अनुसार गांधी बाबा बहुत अच्छे मनुष्य हैं। वह सदैव सबकी भलाई की ही बात करते हैं, अतः वह पढ़ने लिखने की बात कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे लोगों का भला नहीं होता। प्रश्न 3, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, कवि चंपा के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। वह निरक्षर है एवं सदैव निरक्षर ही रहना चाहती है। वह शरारती है, प्रायः कवि के कागज कलम छुपा देती है। वह भोली तथा स्पष्टवादी है, अपनी बात को घुमा फिराकर नहीं कहती। वह विद्रोही स्वभाव की है, इसीलिए समाज की रीति से अलग वह अपने पति को कलकत्ता न जाने देने तथा कलकत्ता पर विपत्ति आने की बात कहती है। वह मेहनती है, प्रतिदिन पिता के साथ दुधारू पशुओं को चराने का कार्य करती है। परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना से उसकी आत्मीयता प्रकट होती है। प्रश्न 4, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? उत्तर, मेरे विचार में चंपा के मन में संभवतः यह बात जमी हुई है कि पढ़ लिख कर लोग अपने परिवार को छोड़कर परदेश चले जाते हैं। वह चालाक, घमंडी और कपटी भी हो जाते हैं। उनके परिवार के लोगों को बिछोह की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इसीलिए उसने कहा होगा कि वह नहीं पढ़ेगी। आइए अब देखते हैं कविता के आसपास के प्रश्न। प्रश्न 1, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? उत्तर, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि को यथोचित सम्मान देते हुए विनम्रता पूर्वक बातें करती। तब उसकी बातों में विद्रोह नहीं, आदर प्रकट होता। प्रश्न 2, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? उत्तर, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों के निरक्षर होने तथा अपने प्रिय से दूर रहने की विवशता का वर्णन हुआ है। गांव में रोजगार न होने के कारण उनके पतियों को रोजगार के लिए कलकत्ता जैसे महानगरों में जाना पड़ता है। उनकी विडंबना है कि वे पति की चिट्ठी पाकर भी पढ़ नहीं पाती और न ही अपना संदेश लिखकर भेज पाती हैं, अतः उन्हें घुट घुट कर जीना पड़ता है। देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है और क्यों? उत्तर, चंपा निरक्षर है। जब कवि पढ़ना शुरू करते हैं तो चंपा को हैरानी होती है कि इन अक्षरों से स्वर कैसे निकलते हैं। वह अक्षर और ध्वनि के संबंध को समझ नहीं पाती। निरक्षर होने के कारण ही उसे इस बात पर अचरज होता है। प्रश्न 2, लेखक चंपा को पढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरित करता है? उत्तर, चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कवि कहता है कि पढ़ाई कठिन समय में काम आती है। गांधी बाबा भी चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ें लिखें। वह चंपा को समझाता है कि पढ़ लिख कर वह अपने दूरस्थ पति को संदेशा भेज सकेगी और उसके पत्र भी पढ़ सकेगी। प्रश्न 3, चंपा अपने मत के प्रति आग्रही नारी थी, सिद्ध कीजिए। उत्तर, चंपा अपने मत के प्रति बहुत अधिक आग्रहशील थी। अपनी बात पर अडिग रहने के लिए वह बड़े से बड़े तर्क को भी काट देती थी। कवि ने उसे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए विविध तर्क दिए, मगर चंपा ने उन्हें काट दिया। गांधी बाबा का नाम लिए जाने पर उसने कवि की बात पर ही संदेह प्रकट किया। पति के पास संदेशा भेजने का तर्क सुनकर वह कहती है कि वह विवाह ही नहीं करेगी, और यदि विवाह हो भी गया तो वह पति को कलकत्ता नहीं जाने देगी। इस तरह वह एक आग्रही एवं हठीली नारी है। प्रश्न 4, कविता की नायिका चंपा किसका प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर, कविता की नायिका चंपा देश की निरक्षर एवं ग्रामीण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अबोध बालिकाएं प्रायः उपेक्षा का शिकार होती हैं। वे पढ़ाई लिखाई को निरर्थक समझकर पढ़ने के अवसर को त्याग देती हैं। प्रश्न 5, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर,
त्रिलोचन जी द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती धरती नामक कविता संग्रह में संकलित है। पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करते हुए यह एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोध को उजागर करती है तो दूसरी ओर दारुण यथार्थ से भी परिचित कराती है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य की नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसका मन आशंकित है। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष को प्रकट करता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इसी पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए हमारा आगामी वीडियो देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।